अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 5। सारा एन अंसर के सामने बैठी थी। अंसर के चौंकने के अंदाज़ पर लामोहला पीछे मुड़कर देखा। भाई वाह, ये क्या बात हुई, मेरा ज़रा सा इंतज़ार भी नहीं किया। और ऐसा कैसे हो सकता है, हमें अंदाज़ा था कि बस अब तुम्हारी एंट्री होने ही वाली है। सालार साहब यूं उजलत के अंदाज में सफाई पेश करने लगे जैसे फरी की तरफ से कोई बेतुके कलमात अदा होने का अंदेशा हो। फरी ब्लैक शिफॉन की कुर्ती जिसके नीचे सिल्वर लाइनिंग थी। कुर्ती में कोई फूल मोती बेलों का काम नहीं था, बिल्कुल सादा, बस गले का अंदाज मुनफरिद सा था। सादा सा गला गहराई में कम था मगर कांधों पर दूर तक फैल गया था। वह मुश्किल एक एक इंच बचाकर कंधों पर टिकने का रास्ता दिया गया था। ब्लैक जीन्स और ब्लैक छोटा सा स्कार्फ जो उसने माँ की खातिर गले में अटका लिया था, वो अपने इस मुकम्मल निस्वानी ज़ाहरी हुस्न के साथ आश्कार हो रही थी जो उसे अल्लाह ने बड़ी फ्याजी से अतिया किया था। बालों को समेटकर कैचर में कैद कर दिया था। चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप तक नहीं था, हत्ता कि लिपस्टिक तक नहीं थी। गुलाबी होंठ अलबत्ता चमक रहे थे, लगता था कि लिप बाम का इस्तेमाल हुआ है। अंसर का देखना तो बनता था मगर नईम कुरैशी तो सालार साहब की खुद एतमाद, दराज कामत, हसीन और जमील बेटी की को जिसकी सादगी और बेसाख्तगी उसके हुस्न से ज़्यादा मौसर थी, देखते ही रह गए। पलक झपकते ही जैसे दिल मोह लिया था। वरना तो इंतज़ार की घड़ियों से गुजरते हुए यही एहतमाल गालिब था कि शायद मेकअप में वक्त लगा रही है। सारा ने भी दिल ही दिल में शुक्राना अदा किया कि उल्टी सीधी बेतुकी ड्रेसिंग करके नहीं आ गई। उनका ख्याल था ख्वाह मामला तय हों या नहीं मगर उनकी बेटी को नापसंद भी ना किया जाए, और आने वाले दिनों में कुछ भी तो हो सकता है। ए लेवल के बाद क्या प्रोग्राम है बेटी का। नईम कुरैशी के अंदाज में पसंदीदगी का तासुर भी था और लहजे में शफकत भी। अंकल मैं अकाउंट्स में A1 हूँ, उसी लाइन पर चलने का प्लान है। फरी ने एक उचटती निगाह अंसर पर डालकर अपने मखसूस लाउबालीपन का मुजाहरा किया, जिसकी प्लेट में सालार साहब खुद सालन डाल रहे थे और वो उन्हें मज़ीद डालने से रोक रहा था। थैंक यू अंकल, बस प्लीज़। ये तो बहुत मुश्किल लाइन है। नईम कुरैशी ने ताज्जुब और खुशी की मिली जुली कैफियत में सारा और सालार की तरफ बारी बारी देखा। मैथ्स तो इसका शुरू से ही अच्छा है, 100 में से 99 भी लेती रही है। सालार साहब ने फ़खरिया अंदाज में फरी की तरफ देखकर कहा। एक्सीलेंट अंसर के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया था। फरी ने होंकों की तरह उसकी तरफ देखकर रद्द-ए-अमल दिया। आपके क्या ग्रेस मार्क्स आते थे मैथ पे? आखिर बेतुका जुमला आ ही गया। नईम कुरैशी का कहकहा बेसाख्ता था। सारा कदरे खज्जल सी हुई जबकि सालार साहब मुस्कुरा दिए। हाँ, इसीलिए इसे कंपनी का अकाउंट सेक्शन संभालते हुए खासी मुश्किल पेश आ रही है, और तुम्हारी काबिलियत देखकर सोच रहा हूँ कि कंपनी का अकाउंट सेक्शन तुम्हारे हवाले कर दूँ। नईम कुरैशी का बेसाख्ता बोला हुआ जुमला जाहिर कर रहा था कि फरी उनके दिल को भा गई है। गोया लड़की की तलाश का मरहला तमाम हुआ। सारा ने घबराकर सालार साहब की तरफ देखा था। सालार साहब अपनी प्लेट पर कुछ ज़्यादा ही झुक गए थे। अलबत्ता अंसर ने नैपकिन से होंठ साफ़ करने की आड़ में फरी को चोरी चोरी देखा था। कैसी बातें कर रहे हैं नईम भाई, ये तो इतनी शाह खर्च है कि पोस्टेड चेक बांटना शुरू कर देगी। सारा ने संजीदा सोच को मजाक में जाहिर किया। मामा अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, कंपनी का आउटकम देखकर ही बांटूंगी। फरी ने बेपरवाही से कहते हुए सलाद प्लेट में डालना शुरू कर दिया। आई लव रशियन सैलड, वो सलाद की मखसूस डिश रखते हुए छोटे बच्चों की तरह बेसाख्तगी से कह रही थी, जिस पर अंसर ने फिर बेइख्तियार उसकी तरफ देखा था। सुन लिया, चेक्स इशू नहीं होंगे, बटेंगे। सालार साहब ने नईम कुरैशी के सामने मटन बिरयानी की डिश रखते हुए खुशदिली से कहा था। भाई हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह बच्चों को इतना दे कि ये गरीबों में बांटा करे। नईम कुरैशी फरी के बेसाख्ता और बरजस्ता अंदाज को बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप तो कुछ लें, उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में ही बोलें, यहाँ सबको इंग्लिश समझ आती है। ओ माई गॉड, हम सब तो इतना सारा बोल चुके। कैन यू टॉक? वो बोली, गूंगे तो नहीं हैं। फरी ने अपनी प्लेट से पाइनएप्पल का टुकड़ा फोक में फंसाते हुए अंसर को देखा और सलाद की प्लेट अंसर की तरफ बढ़ाई। अचानक हमले से अंसर लम्हे भर को सटपटा सा गया, मगर फ़ौरन ही संभल कर मुस्कुराया था और प्लेट फरी के हाथ से ले ली थी। सारा तो अपनी जगह पर जज्बत सी होकर रह गई थी, मगर सालार साहब को अंसर के तासुरात देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। आप सब इतनी मज़े की बातें कर रही हैं, सुनना अच्छा लग रहा है। आई एम ए गुड लिसनर, ये मेरी पावर भी है। लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं बोलूँगा या फटूँगा। अंसर का बोलना गोया क़यामत था। सिर्फ फरी ही नहीं, सारा और सालार साहब ने हैरत से अंसर की तरफ देखा था।
اس سے قبل تو یہی تاثر قائم تھا کہ شاید وہ ضرورت سے زیادہ ہی کم گو ہے۔ گڈ، آخر فری کامیاب ہو گئی، ورنہ میں کہنے ہی والا تھا کہ عنصر اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب سبھی کچھ نہ کچھ بول رہے ہوں۔ نعیم قریشی بے ساختہ ہنس دیے۔ پاپا میں ویٹ کر رہا تھا۔ عنصر نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے شریر مسکراہٹ کے ساتھ فری کی طرف دیکھا تھا۔ کس بات کا؟ سالار صاحب کے منہ سے بلا ارادہ سوال نکل گیا۔ آپ اور آنٹی سے اس وقت ملاقات ہوتی تھی جب آپ لوگ اپنی باتیں کرتے ہوئے ہمیں کہتے تھے جاؤ بیٹا لان میں جا کر کھیلو۔ اب مجھے یہ اندازہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ لوگ کس ٹاپک پر بات کریں گے۔ میں کچھ اچھا ایڈ کر سکتا ہوں تو ضرور بولوں گا ورنہ صرف سنوں گا۔ عنصر کی طرف سے اتنا نپا تلا جواب آیا کہ سارا تو دیکھتی رہ گئی۔ اتنی تو عمر بھی نہیں مگر بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، ماشاءاللہ کتنا سمجھدار ہے۔ فری کے بالکل الٹ، وہ بولی نہیں صرف سوچ کر رہ گئیں۔ یہ ماں کی بیماری کے دنوں میں سب سے زیادہ ماں کے قریب رہا ہے، اس لیے وقت سے پہلے سنجیدگی آ گئی۔ سب سے چھوٹا بچہ تو ویسے بھی لاڈلا ہوتا ہے۔ کتنے سال گزر چکے مگر یہ آج بھی ماں کو بہت مس کرتا ہے۔ اب فری کو اندازہ ہوا کہ انکل کے ساتھ آنٹی کیوں نہیں تھی۔ سارا سے تو مہمانوں کے بارے میں اس کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے تو یہ جاننا ہی کافی تھا کہ پاپا کے دوست جو امریکہ میں رہتے ہیں ڈنر پر آ رہے ہیں۔ اوہ بس آپ میری ماما کو اپنی ماما ہی سمجھیں، فری نے اپنی دانش میں ہمدردی بکھاری تھی۔ سارا نے تو گویا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ سالار صاحب بھی لہجہ بھر کو ذہنی بے ترتیبی کا شکار ہوئے۔ شیور، اب آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، فری نے تو بہترین مشورہ دیا ہے۔ نعیم قریشی کی خوشی دیدنی تھی۔ سالار صاحب سارا سے نظریں چرا رہے تھے۔ عنصر نے مسکرا کر پانی کے 2-3 گھونٹ پیے۔ ماما سویٹ میں کیا ہے؟ میں نے لاسٹ سنڈے کو آپ سے چاکلیٹ کیک کے لیے بولا تھا۔ فری کو اپنی چاہ سے غرض تھی، ذہن کھانے پینے کی طرف ہی مرتکز تھا۔ انکل آپ کو پتہ ہے ماما زبردست بیکنگ کرتی ہیں۔ ٹی ٹائم کے لیے ہمارے گھر میں پلین کیک باہر سے نہیں آتا، ماما خود بیک کرتی ہیں، اور اتنے مزے کا کہ بس۔ فری ایک تواتر سے بولتی چلی گئی۔ تو آپ کو بھی تو سکھاتی ہوں گی، آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا ماما سے؟ نعیم قریشی کے انداز میں حد درجہ شوق و دلچسپی تھی۔ عنصر بھی جواب سننے کا مشتاق نظر آیا۔ توبہ، میں اور کچن؟ سوری انکل، پلیز کوئی اور بات کریں۔ آپ میری بکس دیکھیں، 4 kg کی ایک بک تو ضرور ہے۔ ماما کو کون سا اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، اتنا سارا کام سرونٹس کرتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے تو کچن میں اپنی مرضی سے بیزی رہتی ہیں۔ ایسا صاف ستھرا جواب آیا کہ سبھی کی طبیعت صاف ہو کر رہ گئی۔ 1 منٹ میں ابھی آتی ہوں، میں نے ہوم میڈ مٹکا کلفی بنائی ہے، امریکہ میں تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی ایسی کلفی، دیکھتی ہوں اچھے سے جم گئی ہوگی۔ سارا نے گویا جان بچا کر بھاگنے کی، اس کے سوا اب کوئی راستہ نہ بچا تھا، وگرنہ شاید وہ 5 منٹ بعد اٹھتی۔ اتنی دیر سے جو قاعدہ کرینہ رکھ رکھاؤ سبھاؤ چل رہا تھا ایک دم داؤ پر لگتا نظر آیا تو دوسری طرح کا شور ڈالنا ضروری ہو گیا تھا۔ واہ کلفی، نام سنتے ہی سرور آ گیا۔ نعیم قریشی بچوں کی طرح خوش نظر آئے۔ پاپا کلفی بہت میٹھی ہوتی ہے، ہاتھ ہلکا رکھیے گا، عنصر نے باپ کو ٹوکا۔ اوہو، سارا کو کلفی کی پڑ گئی، پہلے نعیم سے پوچھ تو لیتی کہ۔ سالار صاحب نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ماما کی غلطی نہیں پاپا، شروع تو میں نے کیا تھا، فری فوراً بولی۔ آئی ایم سوری انکل۔ فری بھی فکر مند ہو گئی کہ کہیں انکل ڈائبٹک نہ ہو اور بد پرہیزی سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تھینک گاڈ ڈائبٹک نہیں ہوں بیٹا، بس احتیاط کرتا ہوں۔ فری کی صاف سیدھی باتوں سے بہرحال جان چھوٹ چکی تھی، موضوع تبدیل ہو چکا تھا۔ بائی دا وے عنصر، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ فری نے خلاف توقع بڑی سنجیدگی سے عنصر کا انٹرویو کرنا شروع کر دیا۔ نعیم قریشی نے مسکرا کر سالار صاحب کی طرف دیکھا اور وہ نظر بچا گئے۔ بزنس کا مطلب 24 آورز جاب ہوتی ہے، پاپا کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں اور بس۔ عنصر نے محتاط انداز میں فری کی طرف دیکھ کر مختصر جواب دیا تھا۔ اتنے چھوٹے ہیں آپ، اس ایج میں تو لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، شاید آپ کو زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا، اس لیے انکل نے آپ کو بزی کر دیا۔ فری نے اپنے مخصوص لاؤبالی پن میں گویا عنصر کے بخیے ادھیڑ دیے۔ نعیم قریشی کا کہکہا برجستہ تھا، جبکہ سالار صاحب محجوب انداز میں مسکرائے۔ آپ بالکل ٹھیک پہنچ گئیں، مونٹیسوری میں ٹیچر اتنی سخت ملی کہ میں نے اسی وقت پاپا کو کہہ دیا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، عنصر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فری اپنے سامنے رکھے ہوئے برتن ایک طرف کر رہی تھی، گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر عنصر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے کوئی گریڈ کوئی لیول نہیں کیا؟ اس نے حیران ہو کر عنصر اور نعیم قریشی کو باری باری دیکھا تھا۔ مگر آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں، وہ حیرت کی شدت سے بے حال تھی۔ جسٹ جوکنگ، تمہیں معلوم ہے یہ IT اسپیشلسٹ ہے، میڈل لیے ہوئے ہیں، کمپیوٹر سائنس کھول کر پی چکا ہے۔ اب نعیم قریشی نے سنجیدگی سے گویا عنصر کا مکمل تعارف کرایا، جس سے سالار صاحب بھی ابھی تک بے خبر تھے، اور انہوں نے بڑی ستائشی نظروں سے عنصر کی طرف دیکھا۔ او مائی گاڈ، فری نے اب بڑی دلچسپی، حیرت اور پرشوق انداز میں عنصر کا جائزہ لیا تھا۔ انکل یہ ورگو تو نہیں ہے؟
दरअसल वर्गोज 50 की एज में भी 25 के नज़र आते हैं। फरी का बेतुकापन अरूज पर पहुंचने लगा। खुदा न खास्ता ये 50 का नहीं है, ये 50 का होगा तो मेरा क्या होगा। नईम कुरैशी की बेसाख्तगी पर डाइनिंग हॉल कहकहों से गूंज उठा, जिसमें सबसे बुलंद कहकहा खुद नईम कुरैशी का था। सारा ट्रे हाथों में थामे चंद लम्हे के लिए ठिठक कर रुक गई थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया। तुम घर जाकर रेस्ट करके सुबह फ्रेश होके आ जाना। टूटू ने रूम में आकर अर्शिला की हालत जार देखी तो तशवीश में मुब्तला हो गई। मैं ठीक हूँ टूटू, थैंक यू। ठीक नहीं हो, बैठा नहीं जा रहा तुमसे, बार बार बेड पर लेट जाती हो। मैं एक वक्त में 2-2 पेशेंट्स की अटेंडेंट नहीं बन सकती, मुझे बहुत काम होते हैं। मैं पेशेंट नहीं हूँ, वो भी यही कहता था। उसने कह कह कर मुझे पेशेंट बना दिया था। उसने मुझे हिप्नोटाइज्ड करके पपिट बना दिया था, जबकि मैं बिल्कुल ठीक थी। अब तुम भी। अर्शिला अब अपनी दमदम की साथी और अजीज़ दोस्त पर चढ़ दौड़ी थी। ओके ओके, रिलैक्स स्वीट हार्ट, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हो, रेस्टलेस हो। इसकी निशानी यही होती है कि बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। तमाम तकलीफ़ें माजी की याद आने लगती हैं, पुराने गुस्से बाहर आते हैं और ऐसे में इंसान को खुद भी समझ नहीं आ रही होती। टूटू की सब्र बर्दाश्त मोहब्बत भरा लहजा बहरहाल अपना काम कर गया था। टूटू ने शैतान को राशन की सप्लाई रोक दी थी, फिर अर्शिला क्या करती। ओके चली जाती हूँ, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी कि तुम सारा दिन बिज़ी रहती हो, रेस्ट करने के लिए एक रात ही तो मिलती है। आई एम सॉरी। उसने अपना हैंडबैग उठाते हुए अच्छे बच्चों की तरह ताबेदारी दिखाई। गुड, मेरी फ़िक्र ना करो, आई एम ब्लेस्ड। 1 घंटा भी गहरी नींद सो जाऊँ तो चार्ज हो जाती हूँ। बंदा स्पिरिट की वजह से एनर्जेटिक होता है। थैंक यू सो मच माई लॉर्ड। टूटू ने अपने दोनों खूबसूरत हाथ दुआ के अंदाज में उठाकर छत की तरफ देखा। अर्शिला ने अपने बालों को समेटकर कैचर फंसाया और उठ खड़ी हुई। एक दफ़ा फिर सॉरी डियर। अर्शिला ने टूटू को गले लगाकर उसके गाल पर बोसा दिया और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ वक्त बालकनी में गुजारना वासिफ के मामूलात का हिस्सा था, ख़ास तौर पर जब शम्सा ईशा की नमाज और लंबी लंबी तस्बीहात से फारिग होकर सो जाती थीं। पोश एरियाज़ के रिहायशी इलाकों में तो तहज्जुद से पहले का वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी आबाद जजीरे से निकलने वाली कश्ती गहरे पानियों पर रवां दवा हो। जब कोई नहीं बोलता तो तन्हाई बोलती है, और जब तन्हाई बोलती है तो कायनात के चप्पे चप्पे में मौजूद तवानाई बोलती है। दिल अना से परे होकर सिर्फ कान बन जाता है। वो ऐसे अल्फाज सुनता है जो बेआवाज़ होते हैं, मगर उनमें इतना दम और ज़ोर होता है जो किसी नोहा करती औरत की चीखों में नहीं होता, किसी बादशाह के गरजने में नहीं होता, किसी कमज़र्फ की गाली में नहीं होता, किसी जीतने वाले खिलाड़ी की खुशी में नहीं होता। तन्हाई में दबा हुआ गुस्सा सर उठाए तो जिंदा के लिए अज़ाबे कब्र होता है। उसी तन्हाई में अपनी कोताहियों पर नदामत हो तो सुकून का ऐसा जहां दरियाफ्त होता है जिसे जन्नत के उन्वान से जाना जाता है। वो जब जब दानिश की भरी हुई सराही की तरफ हाथ बढ़ाने लगता तो कानों में सालार साहब की किसी तंज का निश्तर सराही का सारा मशरूब जहरीला कर देता, और वो फिर दुनियादार होकर वापस किचन में आकर किसी ठंडे मशरूब से अपना दिमाग ठंडा करने की कोशिश करता। आज सालार साहब ख्याल में नहीं सचमुच सामने आ गए, मगर वो अकेले नहीं थे। उनके हमरा 4 घंटे पहले आने वाले मेहमान सारा और फरी भी थी। वो पोर्च में सबसे आखिर में खड़ी लग्जरी कार की तरफ बढ़ रहे थे। बातें क्या कर रहे थे वो तो उसे ऊपर खड़े सुनाई नहीं दे रही थी, मगर हंसी की झनकारें उसके कानों तक बाआसानी पहुंच रही थीं। कौन हैं ये लोग, कब से आए हुए थे? उसे फितरी तजस्सुस हुआ। रात का 1 बजने वाला था। बहुत इंजॉय किया, रियली आज मुद्दत बाद कार्ड्स खेलने का मज़ा आया। नईम कुरैशी कार का खुला दरवाज़ा थाम कर कतरे पुरजोश अंदाज में बोले तो उनकी आवाज़ वाज़े तौर पर वासिफ तक पहुंची। वाह भाई वाह, आज तो सारा घर कार्ड्स खेल रहा था। सहरखंद मुस्कुराहट होंठों पर खेलने लगी। फिर उसने फरी और अंसर को गर्मजोशी से मुसाफा करते देखा। जान चलकर रह गई। उसे सनफ़े नाजुक का मर्दों से मुसाफा करना बहुत चुभता था, और अब तो मुसाफा भी ऐसे अंदाज में हो रहा था गोया सी पैक के किसी नए प्रोजेक्ट पर दस्तखत के बाद वज़राए ख़ारजा कैमरों की खातिर ज़ोर ज़ोर से मुसाफा करके यकीन दिला रहे हों कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैं छज पताशे वंडा अज मैनू माही मिलिया के मस्ताक। पाँव के नीचे मार्बल गर्म महसूस होने लगा। तलवों से होती हुई तपश दिल से यूं गुजरी जैसे वसी रेंज मिसाइल तनसीब से निशाने तक पलक झपकते में पहुंचा और फिर निशाने पर तबाही फेर दी। दिमाग के पर खच्चे उड़ रहे थे। मामू इसे कहाँ पहुँचा कर दम लेंगे? कंट्रोल तो अब भी मामी करती हैं। मेहमानों की कार गेट से बाहर जा रही थी और मेज़बान हल्फ उठाकर खड़े थे कि जब तक गेट बंद नहीं होता वो हाथ हिलाते रहेंगे। वो बदमज़ा होकर पलट आया। किसी किसी वक्त उसका शिद्दत से जी चाहता था कि वो टेरेस की ठंडी हवा में रात गुजार दे, मगर शम्सा 3 साढ़े 3 बजे तहज्जुद के लिए उठ जाती थी
और उसका यूँ बेवजह टेरेस में बैठना उन्हें तशवीश में मुब्तला कर सकता था। बिलाखिर माँ थी, उसकी पैदाइश से लेकर आज तक बाप की तरह कमा कर लाती थीं और माँ की तरह घर संभालती थीं। उसने अपने कमरे में जाने से पहले एक उचटती निगाह माँ के बेडरूम के बंद दरवाजे पर डाली। बहुत ख़ास मेहमान थे, बेवकूफ़ों की तरह खड़े हाथ हिलाए जा रहे हैं। और भाई बस यार, घर ही छोड़ कर आ जाते। उसने तब कर लाइट ऑन करके बेड का जायज़ा लिया। कई मरतबा अपने हेडफोन और मोबाइल पर खुद को गिरा चुका था। सानों की उसने लाइट ऑफ की। नाइट बल्ब वो इस्तेमाल नहीं करता था। नीचे लॉन से जो रोशनी खिड़कियों से छनकर आती थी वो उसको काफ़ी थी। खुद को बेड पर गिराकर चित लेट गया। हमें ही तो सब कुछ है बाबा। उसने गहरी सांस ली। अर्शिला घर में क्या दाखिल हुई, घर खाने को आया। एक हू का आलम तारी था। टूटू के घर के 2-1 मुलाजिम ज़रूरी काम निपटाकर चले जाते थे। ड्राइवर भी नाराज़ होकर जा चुका था। ले देकर गार्ड रह गया था, वो भी अपने केबिन में 2-2 फ़ैन चलाए बेहंगम शोर में खराटे ले रहा था। एक वॉल फ़ैन, एक पेडिस्टल, जिनकी सर्विस जाने कब हुई होगी। एक अजीब समा बंधा हुआ था। फ़ैन की खड़खड़ डाउन होती तो 2-3 ज़बरदस्त खराटे केबिन की छोटी सी खिड़की से शोले की तरह लपक कर बाहर आते। 5 मिनट तो अर्शिला ने उसको फ़ोन करने में सर्फ किए थे, क्योंकि काल बेल से तो उसके हसीन सपने टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। पिलाकर उसने हड़बड़ाकर गेट खोला तो अर्शिला में इतनी तवानाई नहीं बची थी कि उस पर गरज बरस कर दिल हल्का करती। गेट खुलते ही वो कार में बैठकर कार पोर्च तक ले गई और पलटकर गार्ड की तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया और रोबोट की तरह आगे बढ़ती चली गई। घर में सिर्फ एक लाइट ऑन थी, वो भी ऊपर टेरेस की। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्शिला को एक नामालूम से खौफ ने आ लिया। ज़ैन ने घर की लाइट्स भी ऑन नहीं की। कितना बेपरवाह है। अर्शिला ने थके हुए एहसाब के साथ शोल्डर बैग एक सोफ़े पर उछाल दिया। आगे बढ़ते हुए सारी लाइट्स ऑन करना शुरू की। लम्हों में घर रोशन हो गया। खुद वो दूसरे सोफ़े पर ढह गईं। उन्हें इतना एहसास भी ना हुआ कि फ़ैन चलाना भूल गई हैं। सोफ़े पर गिरते ही उनकी आंख लग गई। हालांकि आंखें मूंदते हुए वो सोच रही थी कि चंद मिनट सुस्ताने के बाद वो अपने बेडरूम में जाकर बाकायदा शावर लेंगी ताकि अच्छी और गहरी नींद मिल जाए, मगर सोचते ही गहरी नींद में उतर गई थी। नईम भाई तो माशाल्लाह 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते। सारा का मूड बहुत खुशगवार था। काफ़ी अरसे बाद घर में रौनक हुई थी। दावत करने और मेहमानों की तवाज़ो करने में बहुत लुत्फ़ महसूस हुआ था। हाथों का मसाज करती हुई वो बेड पर आकर दराज हो गई। सालार साहब हस्बे आदत सोने से पहले अपना आईफोन चेक कर रहे थे। बहुत अच्छी कंपनी रही। फ़री तो नईम को बहुत पसंद आई है। काफ़ी टेबल पर मुझसे कह रहा था कि फ़री को ही ढूंढ रहे थे। हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। फ़री बहुत कॉन्फिडेंट है। बस यहीं रुक जाएं, इतना काफ़ी है। सारा ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ का लैंप ऑफ कर दिया। क्या मतलब? सालार साहब वाकई हैरान हुए। अभी उनकी तरफ का लैंप रोशन था। चेहरे पर हैरानी के तासुरात वाज़े नज़र आ रहे थे। फ़री में वो सब कुछ है कि वो सबको ही पसंद आएगी। बात है प्रैक्टिकल लाइफ की। अभी वो उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। सालार साहब बगौर बेगम की बात सुनने लगे। शादी से पहले यही होता है। अच्छे घर की खूबसूरत लड़की फ़ौरन पसंद आ जाती है। शादी के बाद 10 तरह की बातें माँ सुनती है। सारा माँ थी और ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद लोगों से इस तरह की बातें सुने कि अपना सारा एतमाद खो दे। ओ भाई, अब वो 12-13 साल की बच्ची भी नहीं है और कौन सा वहाँ सास बैठी है जो बातें सुनाएगी। सालार साहब ने चिढ़कर कहा। सास को छोड़ें, बहुत से शोहर क्या कम होते हैं। सारा ने अपना लहजा कंट्रोल करते हुए नरमी से जवाब दिया था। मुझे सुना रही हो? वो बिज़नेस क्लास है, फ़री बिज़नेस देखेगी। आप उनका सिर्फ बिज़नेस देख रहे हैं? सारा ने तहम्मुल से कहा। रात के इस पहर वो शोहर से खफा होकर सोना नहीं चाहती थी। मैं फैमिली देख रहा हूँ, बिज़नेस उसके बाद। फ़री के बहन भाई नहीं हैं, उसने शेयर करना नहीं सीखा। इस लिहाज से ये फैमिली उसको सूट करती है। नईम के दोनों बेटे दूसरी स्टेट्स में रहते हैं। घर में यही बाप बेटा हैं। सालार साहब भी गुस्सा करके बीवी को ज़िद में मुब्तला नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि मर्ज़ी करनी हो तो बर्दाश्त बड़ी चाहिए होती है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर बात तय भी हो गई तो शादी जल्दी नहीं करेंगे, टाइम लेंगे। कुछ चीज़ें वक्त पर सामने आती हैं। एक ही बेटी है मेरी, मैं उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छी तरह अपनी तसल्ली करूँगी। सारा ने 2 टोक और वाज़े अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया। नईम तो हमें इनवाइट करके गया है, बल्कि उसने तो डायरेक्ट तुम्हें इनवाइट किया कि आप लोग आएँ, घूमें फिरें, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारें। हाँ, तो देखेंगे। जब फ़री से बात होगी तो अंदाज़ा होगा कि हमें नईम भाई से क्या बात करनी चाहिए। अगर उसने पहली मर्तबा में ही इनकार कर दिया तो मैं उसे कन्विंस करने वाली मेहनत मुशक्क़त कभी नहीं करूँगी। सारा ने करवट लेते हुए किस्सा तमाम किया। तुम रहने दो, फ़री से मैं खुद बात कर लूँगा। सालार साहब क्योंकि बहुत खुश थे, इसलिए बुरा मानने वाला पुर्जा तकिए के नीचे रखकर सो जाना चाहते थे। खटकी आवाज़ से अर्शिला की नींद टूटी थी। सामने दाखिली रास्ते पर ज़ैन खड़ा अपनी की रिंग उठा रहा था। अर्शिला की नींद बिन पानी बादल की तरह इधर से उधर उड़ गई।
हैरत से जैन की तरफ देखा, फिर गर्दन घुमाकर पेंडुलम वाले घड़ियाल की तरफ देखा जो 100 साल इस खानदान में गुजार चुका था। स्याह आबनूसी घड़ियाल जो समीना की माँ के घर से सफ़र करता इस घर तक पहुँचा था। 22 की रात के सोने के हिंसे और पेंडुलम जो अंधेरे में भी चमकता था। सुबह के आगाज़ का वक्त था, 5 बजने वाले थे। अर्शिला हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। जैन, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? सारी रात कहाँ रहे? उनका दिल अनजाने अंदेशों से लरसने लगा। वो पलकें झपकाए बगैर जैन की तरफ इस अंदाज में घूर रही थी जैसे गिरफ्तार होने वाले चोर को तफ्तीश करने वाला घूर कर देख रहा होता है। जैन भी अचानक गैर मुतवक्का तौर पर अर्शिला को सामने पाकर वक्ती तौर पर हवास खो बैठा था। ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा था जैसे मोहलत ले रहा हो। मॉम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, नींद नहीं आ रही थी तो फ्रेंड के पास चला गया। आजकल चेस खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मॉम, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंडोर गेम है। उसने थोड़ा सा लहराकर मुंह पर हाथ रख लिया जैसे मुस्कुराहट छुपा रहा हो। अंदाज ऐसा था जैसे जट्टी लौंग गवाचने के बाद अचानक महबूब को देखकर परेशानी भूलकर शर्माने में मसरूफ़ हो जाए। और ये फ्रेंड कहाँ रहता है? यही नज़दीक ही। जैन अब संभल चुका था। लेकिन तुम्हारी कार तो पोर्च में खड़ी है। अर्शिला को जाने क्यों किसी गड़बड़ का वहम आ रहा था। उन्होंने फिर मशकूक नज़रों से जैन को सर से पाँव तक घूरा। ओह माम, उसी ने मुझे पिक एंड ड्रॉप दिया है। लेट आवर्स में मुझे कार चलाने से डर लगता है। अब तो कार समेत किडनैप कर लेते हैं। जैन ने डरने सहमने के तासुरात भरपूर तरीके से चेहरे पर सजा लिए थे। अल्लाह को मानो जैन, कुछ अच्छा निकालो मुँह से। वो सोफ़े से उठ खड़ी हुई और आगे बढ़कर अपना बैग उठाया। मॉम, आप कब आ गईं? आना था तो मेरे साथ आ जाती। नानों को कौन अटेंड कर रहा है? अब जैन को सूझने लगी। टूटू आंटी, बेचारी खुदाई खिदमतगार। अर्शिला को जैन मुतमईन करने में कामयाब हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते बढ़ते यकदम रुक गईं। पलटकर जैन की तरफ देखा जो शायद पानी पीने या खाने किचन की तरफ जा रहा था। जैन, उन्होंने आवाज़ देकर रोका। जैन यूँ मुड़ा जैसे बुरी तरह डर गया हो और सांस संभालते हुए अर्शिला की तरफ देखा। जी मॉम, तुम आउटडोर गेम्स की तरफ क्यों नहीं जाते? आजकल तो लड़कियां भी क्रिकेट फुटबॉल खेलती हैं। मुझे नफ़रत है इस गेम से। ये कहकर वो आगे बढ़ी। जैन हैरान परेशान नज़र आया। चेस से नफ़रत है? भला किसी गेम से भी नफ़रत हो सकती है? मुझे है, शायद पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे है। 1 नंबर के फ्रॉडी बनते हैं चेस खेलने वाले। फजूल, बेकार, यूज़लेस लोगों का खेल। शैतान की तरह उनका दिमाग चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। वो बड़बड़ाती जा रही थी। जैन सचमुच हैरान परेशान था और सोच रहा था अगर आइंदा इस तरह पकड़ा गया तो कौन सा गेम बताना चाहिए। ये क्या है? सालार साहब हैरत से कभी वासिफ़ को कभी लिफाफे को देख रहे थे। वासिफ़ ने कार तक पहुंचने से पहले सालार साहब को जा लिया था। वो ऊपर टेरेस में खड़ा खुद भी यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा सालार साहब के बाहर आने का मुंतज़िर था। जैसे ही उसने ड्राइवर को सालार साहब के साजो सामान के साथ कार की तरफ जाते देखा, जीना जस्तों में ही तय करता वो नीचे आ गया था, क्योंकि ड्राइवर के पीछे पीछे ही वो निकल आते थे। ये 40 है, बाकी के 20 अगले महीने दे दूँगा। वासिफ़ ने सपाट लहजे में लिफाफा मज़ीद आगे बढ़ाया। क्या है ये सब? सालार साहब को अचानक उसका सामने आना बुरी तरह खल रहा था। किसी बेकसूर पर 1 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम भी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता है। मुझे हर सूरत आपके 60,000 रुपये देने हैं, वासिफ़ ने साबका अंदाज में कहा। माँ की जमा पूंजी पर रेपुटेशन बना रहे हो। माँ से ही मांग लेते, बहुत आराम से दे देती। सालार साहब ने झिड़क कर फिर ओछा वार किया। ज़र्ब सीधी दिल पर जा लगी। खुद को कंट्रोल करना मुश्किल था मगर किया। मैं होम ट्यूशन दे रहा हूँ, वहाँ से लाया हूँ। ओह हो, यानी मुझे ये बताना चाह रहे हो कि कमाऊ पूत हो गए हो। जाओ मियाँ, अपनी कमाई माँ के हाथ में दो, मेरे सामने नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं। ये कहते ही सालार साहब कार की तरफ बढ़ने लगे। मामू, ये तो आपको लेना होंगे। वो भी उनके पीछे पीछे चला। सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं है। खुदा जाने कहाँ से झूठ सच बोलकर पकड़े हैं या उठाए हैं। वो बोलते हुए जा रहे थे। एक लम्हे को तो वासिफ़ सन्नाटे में रह गया। इतनी बदगुमानी? ये है पैदाइशी ग़ुलामी का सर्टिफिकेट। इंसान अपने पालतू जानवरों परिंदों को चंद दिन में पहचान जाता है, उनके मूड मिजाज तक से वाकिफ़ हो जाता है। सालार साहब कार के खुले दरवाजे से यूं दाखिल हुए गोया वासिफ़ उन्हें पीछे से आकर दबोच लेगा। ड्राइवर से पहले हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट संभाली। माहौल में इंजन स्टार्ट होने की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। कार गेट की तरफ बैक हो रही थी और वासिफ़ लिफाफा हाथ में लिए दम्बा खुद देख रहा था। मरे पर 100 दुर्रे के मुस्ताक हालत हो रही थी। सारी हाजिर जवाबी हाजिर दिमागी बर्फ़ की तहों में दबी हुई थी। कार जा चुकी थी, गेट बंद हो चुका था और उसे कदम उठाना तो भर था। जिल्लत की इस इंतहा पर शर्मतर था। ये तो मैं माफ़ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। फिलहाल उसने रुकी हुई सांस सीने से आज़ाद की।
अर्शिला सवेरे सवेरे अस्पताल के लिए निकल गई थी। 99% इम्कान था कि आज सर्जरी हो जाएगी, इसीलिए अंदाज में उजलत थी। अपने लिए कॉफ़ी तैयार की मगर आधी पीकर रख छोड़ी थी कि दिमाग में एक हलचल सी थी, बेसुकूनी और इंतजार की कैफियत कि बस किसी तरह उड़कर अस्पताल पहुंच जाएं। टूटू की तहे दिल से शुक्रगुजार थी कि उसकी वजह से वो 4 घंटे सुकून से सोती रहीं। अब वो अपने अंदर बेपनाह तवानाई महसूस कर रही थी। जैन को उसने इसलिए इतला नहीं दी कि देर से सोया है, बस सिक्योरिटी गार्ड को बताकर निकल गई। अस्पताल पहुंचते ही टूटू ने बताया कि 9:30 बजे थिएटर ले जाएंगे। वो पुरसुकून थी कि अर्शिला वक्त से पहुंच गई। मम्मी, इतने की तो रिंग नहीं थी जितना आप अस्पताल को दे रही हैं। अर्शिला ने एक ठंडी गहरी सांस सीने से आज़ाद की। अब टूटू रुखसत चाहती थी, जल्द वापस आने की तसल्ली के साथ। वो टूटू को कॉरिडोर के इख्तिताम तक खुदा हाफिज़ कहने उसके साथ आगे बढ़ रही थी। अल्लाह का दिया बहुत है मामों के पास, पता नहीं किस किस का दबा कर रखा हुआ है। वासिफ ऑफ मोड में लैपटॉप बैग में रखते हुए शमसा के इस्तफसार का जवाब दे रहा था। आज शमसा की छुट्टी थी, स्टाफ पिकनिक पर जा रहा था और पिकनिक लफ्ज़ उनकी लुगत से निकल चुका था। तो ये भी कोई तरीका नहीं था कि तुम सुबह सुबह जाकर काली बिल्ली की तरह उनका रास्ता काटो। मैंने तुम्हें मना भी किया था। बस रहने दे माँ, जब से लोगों ने आपको मना किया आपको भी एक ही काम सिखा दिया, और यही काम आप बहुत अच्छे से करती हैं, यानी मना करना। उसने अपना बैग और पानी की बोतल उठाकर माँ की तरफ देखे बगैर कदम आगे बढ़ाए। शमसा तो लबबस्ता खड़ी रह गई। दुनिया बहुत कुछ जताती रहती है, मगर यही कहा जाता है कि ये दुनिया है, लेकिन औलाद का जताना तो ऐसा ही होता है जैसे कोई उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहा हो और तुला हुआ हो कि ज़िबा करके ही दम लेगा। माँ, लिफाफा अंदर टेबल पर रखा है, आज की डेट में मामी को दे दीजिएगा। ज़रा की ज़रा रुककर उसने पलटकर शमसा की तरफ देखा। पैसे इसलिए नहीं ले रहे कि गुलाम आज़ाद ना हो जाए। सारा दिन रिश्वतखोरों हराम खोरों को भुगताते हैं, गुस्सा निकालने के लिए मैं ही तो मिला हुआ हूँ। वो रुककर धीरे से मुस्कुराया। लेकिन बस थोड़े दिनों की बात है, ये ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, फिर इस ग़ुलाम को दोबारा ख़रीदने के लिए उन्हें दोबारा पैदा होना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। दिल की भड़ास निकाली और ये जा वो जा। ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ख़रीदने जा रहा है? शमसा उसके एतमाद से सचमुच टहल कर रह गई थी। खुश रहो बेटा, मैंने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा किया है? जब तक ज़िंदा हूँ कहते रहो। माँ से ऊंचा बोलते हो, ना इल्ज़ाम लगाते हो, जो कहते हो ठीक कहते हो। शमसा ने आगे बढ़कर लाउंज का कुशादा और भारी दरवाज़ा बंद किया। कभी कभी सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके वॉशरूम में जाकर पूरा जोर लगाकर चीख चीख कर रोने से वो बहुत तवानाई कमाती थी। आंसुओं और चीखों के रास्ते बहुत से बोझ वक्ती तौर पर जान छोड़ देते थे। अर्शिला ठंडे शीशे से नाक टिकाए समीना की तरफ यकटुक देखे जा रही थी। इंसान पल में कितना बेबस हो जाता है, कुछ भी हाथ में और इख्तियार में नहीं रहता। वो नम आंखों से माँ की तरफ देखते हुए सोच रही थी। माँ को शायद हतमी और फैसला कुन अंदाज में स्टैंड लेते देखा था। शायद मम्मी ने मेरी शादी भी इसीलिए जल्दी कर दी थी कि ज़्यादा समझदार हो गई तो शादी करने ना करने का फ़ैसला खुद ही करूँगी। अर्शिला ने उदासी से पेशानी शीशे से टिकाते हुए सोचा था। सारी कैम्ब्रिज की फ्रेंड्स ने मजाक बनाया कि अर्शिला को जल्दी से मम्मी बनने का शौक़ है, और फिर मम्मी बनने के चक्कर में क्या से क्या हो गई। वो डेड बेबी पैदा करने का दुख कोई मुझसे पूछे। 9 महीने की मुशक्क़त के बाद ला हासिल लेबर। वो आवाज़ दबाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। ज़ख्म रिस रहे थे। जिसने 2 बार खुशखबरियाँ सुनी उसके बाद दिल उजाड़ने वाली खबरें, उसे किसी डायमंड रिंग के गुम होने का सदमा नहीं हो सकता। अर्शिला ने सिसकारी भरी। मम्मी, आपका असासा तो मैं हूँ ना, आपको मेरी फ़िक्र नहीं है। आराम से लेट गई अपने दिल का सत्यानाश करके। वो अब फूट फूट कर रो रही थी। तभी किसी ने बड़ी नरमी से उनके शाने पर हाथ रखा। वो बुरी तरह चौंक गई, मगर फ़ौरन ही पलट कर नहीं देखा और जल्दी से चोरी चोरी आंखें साफ़ की। मैम, आप परेशान ना हो, कुछ घंटों बाद होश आ जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। एक मेहरबान और शफीक आवाज़ उनकी समात से टकराई। अब अर्शिला ने बेइख्तियार पलट कर देखा था। 20-22 साल की नौजवान नर्स उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे वो कई मरतबा मिल चुकी थी। थैंक यू सिस्टर, वाकई मैं बहुत टेंस हूँ। उन्होंने सच बोल दिया। न जाने उस नौजवान नर्स की मुस्कुराहट में ऐसा क्या था कि वो एकदम अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मेरा नाम मारिया है, मैं आजकल फ़र्स्ट हाफ़ में होती हूँ और आपको सर्व करने के लिए ऑल टाइम रेडी हूँ। नर्स ने फिर उनके शाने को नरमी से छुआ। बंडल ऑफ थैंक्स। अर्शिला ने भी बेसाख्ता अंदाज में मारिया का बाजू थाम लिया था। आप बहुत लकी हैं, आपके पास माँ है, मैंने तो माँ को देखा ही नहीं। अब मारिया की मुस्कुराहट में उदासी की आमेजिश थी। ओह, अर्शिला के अंदाज में बरजस्ता तासुफ़ की कैफियत थी। यानी डेथ हो गई थी उनकी। जाहिर है यही कुछ समझा जा सकता था। अर्शिला अपने कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए मुंह से जो कुछ निकलता था बेसाख्तगी में निकलता था।
नो, आई एम अडॉप्टेड। यह झटका कुछ ज़्यादा बड़ा था। अर्शिला के दिल को कुछ हुआ। ज़ैन की तस्वीर नज़रों के सामने घूम गई। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, मगर औलाद बहुत थी। मैं 5वीं बेटी थी। एक अमीर औरत ने मुझे मांगा तो माँ ने देकर जान छुड़ाई। मारिया ने रुककर ठंडी सांस भरी। मुझे गोद लेने वाली ने इस शर्त पर मुझे गोद लिया था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपने शौहर के ख़ानदान को बताना चाहती थी कि वो माँ बन सकती हैं, उनके यहाँ बेटी हुई है, क्योंकि उनके हस्बैंड पर औलाद के लिए दूसरी शादी का बहुत प्रेशर था। मारिया ने अब रुककर इधर उधर देखा कि कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। अर्शिला दम बखुद उसकी तरफ देख रही थी। मेरी माँ आज तक इसी बात पर खुश रहती होगी कि एक अमीर ख़ानदान में मेरी बेटी पल रही है, मगर जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे दूसरे फादर का बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से तबाह हो गया। वो दिवालिया हो गए। हर चीज़ बैंक के पास चली गई। हम किराए के छोटे से घर में आ गए। फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मदर बीमार रहती हैं। मैंने स्टडी छोड़कर नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, अब जॉब कर रही हूँ। मारिया के होंठों पर उदास मुस्कुराहट खेल रही थी। बहुत दुखी हो तुम, इसीलिए दूसरों के आंसू देखकर पिघल जाती हो। अर्शिला ने मोहब्बत से उसका रुखसार छूकर कहा। मगर डोंट वरी, मेरे घर में 5 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। हर क्वार्टर में एक रूम, एक लाउंज और वॉशरूम है। एक तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम्हारी मेहनत की कमाई रेंट में ना जाए, तुम अपने लिए कुछ सेविंग कर सको। अर्शिला बोल रही थी और मारिया हक्का बक्का उनकी तरफ देख रही थी। मगर मैम, आपने खड़े खड़े इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। औरों की तरह इतना भी नहीं सोचा कि शायद मैं आपसे कुछ लेने के लिए कोई झूठी कहानी सुना रही हूँ। मारिया की हैरत दीदनी थी। हर इंसान के पास एक दिल होता है मारिया। अगर ये दिल अंधा ना हो तो ये इतना कुछ देख लेता है कि जो हमारी ये 2 आंखें नहीं देख सकती। अर्शिला जैसी अमीर कबीर अल्ट्रा मॉडर्न औरत मारिया की हैरानी में मुसलसल इजाफा कर रही थी। फिर भी मैम, आपने कह दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मारिया की आंखें नम होने लगीं। जवान खूबसूरत लड़की जिसका वक्त बिगड़ गया हो, मौका शनासों की बेरहम नज़रों से छलनी हो रही हो, उसके लिए तो अर्शिला की ऑफ़र इतनी बड़ी थी, गोया कि वो कोई सुहाना ख्वाब देख रही थी। एक सर्वेंट क्वार्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने इतना दिया है कि गरीबों को 100 घर बनाकर दे सकती हूँ। मगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे हर काम के लिए मम्मी की परमिशन लेना होती है। अर्शिला के अंदाज़ में इतनी सादगी और मासूमियत थी कि मारिया बस देखती ही रह गई। माल्टा, न्यूजीलैंड, यूके, नैरोबी में हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ से हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। उसी से हमारा किचन चलता है, वरना हम दोनों माँ बेटी तो कुछ नहीं करते। मारिया का मुंह खुले का खुला रह गया। इतनी पर्सनल बातें पहली मुलाकात में कौन करता है। मारिया को अर्शिला की सादगी पर पागल होने का शुबा होने लगा। अब वो बहुत मोहतात होकर अर्शिला की तरफ देख रही थी। आपके फादर लॉर्ड होंगे मैम, मारिया के मुंह से निकल गया। अरे नहीं, कतर में उनकी रिफाइनरी थी। वहाँ से जो मिलता था उसे रियल एस्टेट में लगा देते थे। मैं काफ़ी छोटी थी जब उनकी डेथ हुई, फिर मम्मी ने सब कुछ संभाला, रिफाइनरी सेल करके और प्रॉपर्टी बना ली। मुझे तो इस दौलत से अब वहशत होने लगी है। मैं अब मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती हूँ। अर्शिला ने अब बेसाख्ता मुड़कर शीशे के पार बेहोश समीना की तरफ देखा, जैसे अचानक ख्याल आया हो कि मम्मी ने ना सुन लिया हो। एक्सीलेंट मैम, इस तरह तो बहुत कम लोग सोचते हैं, बल्कि दौलतमंद को तो अपनी दौलत हमेशा कम ही लगती है, और इस तरह से खर्च करने के बारे में तो वो सोचते ही नहीं होंगे। मारिया ने 2 डॉक्टर्स को कॉरिडोर में नमूदार होते देखा तो जुमला अधूरा छोड़ दिया और जल्दी से मुखालिफ सिमत बढ़ गई। अर्शिला पहले चौंकी, फिर डॉक्टर्स को देखकर खुद ही समझ गई। लेडी डॉक्टर ने करीब आकर एक मुस्कुराहट हदिया की। डोंट वरी, शी विल गेट वेल वेरी सून, इंशाल्लाह। अर्शिला ने भी उम्मीद भरी मुस्कुराहट से डॉक्टर को जवाब दिया था। वाओ, लेटेस्ट वर्जन पापा, ये मेरे लिए लाए हैं। फरी की आंखें हीरे की कनियों की तरह जगमगा रही थीं। सील्ड पैक आईफोन उसके हाथ में था। लाया नहीं हूँ, आपके नईम अंकल ने आपको गिफ्ट किया है। सालार साहब बेहद खुश नज़र आ रहे थे। सारा नौकर को चाय और लवाजमात का बताकर किचन से बाहर आ रही थी। जहाँ तक आई थी वहीं रुक गई। ओह, गिफ्ट भी आने लगे, हमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को तो ईद गिफ्ट्स वसूल करने में बहुत मज़ा आता है, मगर वालिदैन की ड्यूटियाँ लग जाती हैं। वो बजाय खुश होने के मुतफक्किर नज़र आईं। कहने लगे, यार कल जल्दी मैं भूल गया, और ये कहना तो इस वक्त मजाक लगता है कि आपके लिए गिफ्ट लिया था। सॉरी, भूल कर आ गया। गिफ्ट की आस नहीं दिलानी चाहिए, बस गिफ्ट दे देना चाहिए। सालार साहब काफ़ी दिनों बाद बहुत खुलकर खुश होते नज़र आए। उन्होंने दे दिया, आपने ले लिया। तकल्लुफ़न भी नहीं कहा कि क्या ज़रूरत है इतना महंगा गिफ्ट देने की। सारा करीब आते हुए संजीदगी से कह रही थी, मामा खुदा के लिए बस कर दें, ये महंगा सस्ता, जो अफोर्ड कर सकता है उसे गिफ्ट महंगा ही देना चाहिए, स्टेटस सिंबल होता है। फरी को खुशी के लम्हात में जुमला मोतरज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया। सारा ने बेबसी की कैफियत में सर दाएं बाएं हिलाया, अल्फाज ही गुम हो गए।
وہ خود آفس تھوڑا ہی آیا تھا، مجھے فون پر بتایا اور انصر کے ہاتھ بھجوا دیا۔ سالار صاحب نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ انصر لے کر آیا تھا؟ سارا نے بے اختیار فری کی طرف دیکھا تھا جو پیکنگ کھولنے میں مصروف تھی۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، وہ بہت الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گفٹ ہے ماما، ہم نے مانگا نہیں ہے، اب آپ مجھے خوش ہونے دیں پلیز۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میرے لیے تو یہ گریٹ سرپرائز ہے پاپا۔ اب ہم انہیں ایک بار پھر انوائٹ کریں گے نا تھینک یو کے لیے۔ وہ ڈبے سے فون نکالتے ہوئے خوشی سے بے حال نظر آ رہی تھی۔ ضرور انوائٹ کرو، مگر خود کوکنگ کر کے کھلانا، تب صحیح کا شکریہ ہوگا۔ اوہ شیور، آپ اور عرفان مجھے گائیڈ کریں گے تو میں بہت اچھی کوکنگ کر لوں گی۔ اب آپ شک نہ کریں، آزما لیں۔ آئی فون اس کے ہاتھ میں تھا، گویا خوشی نشے کی طرح انگ انگ میں اترتی جا رہی تھی۔ تم نے میری بیٹی کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ سالار صاحب نے دستے شفقت فری کے سر پر رکھ دیا اور سارا کی طرف دیکھا۔ تو پھر آج ہی سے پریکٹس شروع کر دو۔ آج سے تو نہیں، آج تو میں اس فون کے ساتھ بیزی ہوں۔ ہاں، سنڈے کو بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ فری اتنی خوش تھی کہ اسے ماں کی کسی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ بولتی رہے، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ سارا نے ایک سوچتی ہوئی گہری نگاہ فری پر ڈالی۔ سنڈے کو تو تمہاری صبح ہی دوپہر 2 بجے ہوتی ہے، وہ کہتی ہوئی لان کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ نئے پودے منگائے تھے، باہر مالی انتظار کر رہا تھا۔ انکل کی خاطر جلدی اٹھ جاؤں گی، ڈونٹ وری، اس نے ماں کو دیکھے بغیر تسلی دی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کا دل بہت اچھا ہے۔ جس دل میں تشکر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ دل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جو کبھی چائے نہیں بناتی وہ انکل کے لیے کوکنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے پاپا، اب آپ ایسا کریں، نئی انکل جیسے 2-4 دوست اور بنا لیں۔ یہ کہہ کر اپنی بات سے خود ہی محظوظ ہو کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سالار صاحب نے بھی خوشگوار کہکہے سے ماحول کو تازگی بخشی تھی۔ فری کو خوشی سے بے حال دیکھ کر اس وقت وہ سب سے اہم کام بھی فراموش کر چکے تھے۔ فری کی خوشی کی لہریں ان کے دل میں یوں جذب ہو رہی تھیں گویا صبح دم کھلتے پھولوں کی خوشبو ہوا میں سرایت کر رہی ہو۔ اتنی اچھی ڈریسنگ تو تم یونیورسٹی جاتے ہوئے نہیں کرتے، لگتا ہے اسٹوڈنٹس کے ماموں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ شمسہ واصف کے لیے اسٹرابری شیک لے کر اندر آئیں تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا بہت اہتمام سے ہیئر سٹائل بنا رہا تھا۔ نو ڈاؤٹ موم، واٹ اے کرشمہ، اتنا ہینڈسم ماموں، جی چاہتا ہے کہ اپنا ماموں بنا لوں۔ وہ شمسہ سے شیک کا بڑا سا مگ لینے آگے بڑھا۔ بارٹر سسٹم سے ماموں بدل لیتے ہیں، میں عالی شان سے کہتا ہوں کہ تم اپنا ماموں مجھے دے دو اور میرا ماموں تم لے لو۔ وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ یہ سنہری لمحات شمسہ کی زندگی میں خال خال ہی آتے تھے۔ کیمل کلر کی جینز اور جیٹ بلیک کلر کی ٹی شرٹ میں وہ بہت نکھرا نکھرا تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ معمول کے دنوں میں یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد وہ بہت تھکا ہوا اور نڈھال دکھائی دیتا تھا، جس کی وجہ وہ جام ٹریفک اور سڑکوں کا رش بتاتا تھا۔ آج بھی وہی معمول تھا مگر تبدیلی آ چکی تھی۔ شمسہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر شیک پینے لگا تو شمسہ اس ڈر سے جلدی سے باہر آ گئی مبادا وہ لفافے کا پوچھ لے اور موڈ خراب کر لے۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سالار صاحب کی آواز کھلے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ سارا کچن کا جائزہ لے کر باہر آ رہی تھی۔ چونک کر بیڈ روم کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی انجان فون پر بات کر رہا تھا، اسی لیے سالار صاحب نے سوال کیا تھا۔ خاموشی چھانے کا مطلب تھا کہ دوسری طرف کے شخص کی بات سن رہے ہیں۔ وہ تجسس میں دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اوکے، آپ گھر آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، ورنہ کل آفس میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر لمحاتی خاموشی طاری ہوئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ ایک فرض شناس آفیسر ہیں، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بات چیت تمام ہوئی، سارا کمرے میں داخل ہو گئیں۔ سالار صاحب بیڈ پر سیدھے سیدھے دراز تھے، سیل فون ہاتھ میں تھا اور نظریں اسکرین پر۔ کس کا فون تھا؟ سارا نے فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ سالار صاحب نے پہلے گلاسز کے اوپر سے جھانک کر بیوی کی طرف دیکھا، پھر گلاسز اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور فون پہلو میں ڈال دیا اور گہری سانس لی۔ آنکھوں میں گہری عمیق سوچ کا تاثر تھا۔ پولیس آفیسر کا بڑا مختصر جواب تھا کیونکہ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے۔ سارا نے گھبرا کر سالار کی طرف دیکھا۔ پولیس آفیسر؟ کوئی ایشو چل رہا ہے آفس میں؟ آئے دن FBR اینٹی کرپشن ٹیم کی آمد کی باتیں تو کانوں میں پڑتی رہتی تھیں۔ یہ تو وہ بخوبی جانتی تھی کہ ان کے گھر میں رشوت کا پیسہ تو کبھی نہیں آیا۔ سوکھی تنخواہ اور بس مراعات، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ایک کے پاس سے واصف کا ATM کارڈ برآمد ہوا ہے۔ چھان بین کے لیے بینک سے رابطہ کیا، وہیں سے ایڈریس وغیرہ لیا۔ ایڈریس ٹریس ہوا تو میرے کانٹیکٹ نمبرز تک پہنچ گئے۔ ظاہر ہے ایکسائز کا بندہ ہوں، پولیس ہم لوگوں کو ہلکا نہیں لیتی۔ اس نے اپنی ایمانداری کنفرم کرانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ سارا سے نظریں چراتے ہوئے تفصیل بتا رہے تھے اور سارا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے دھوپ میں چلتے چلتے اچانک آبشار کے نیچے آ کھڑی ہوئی ہوں۔
دیکھا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ واصف یہ گری ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ سارا کے لہجے میں توانائی آئی تھی۔ اس کے باپ نے تو کی ہے نا گری ہوئی حرکتیں، ظاہر ہے ذہن اس طرف جا سکتا ہے۔ سالار صاحب کی انا کسی صورت گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بیوی کو دانشوری کی صنعت سے بہرہ مند فرمائے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں غرق ہوا تھا، باپ پیغمبر تھا، باپ سے کچھ نہیں سیکھ سکا۔ ہدایت کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ قیامت والے دن بھی باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا حساب نہیں دے گا۔ بس شروع ہو جاؤ، تمہیں تو بہانا چاہیے۔ سالار صاحب اپنی خفت چھپانے کی کوشش میں برہمی ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے تو اس خیال سے تکلیف ہو رہی ہے کہ چوری ڈاکے کا الزام کسی بے گناہ کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ اس کا کیریئر بنانے کی عمر ہے، پتہ نہیں اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی، اندر کتنا دکھ اور غصہ ہوگا۔ سارا کو حقیقت میں بہت شدید ذہنی اذیت لاحق تھی۔ بلا کر لے آنا اسے، اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، سالار صاحب نے بھڑک کر کہا۔ کیوں سنا رہی ہو مجھے، کون سے بدلے لے رہی ہو؟ انہوں نے کروٹ لے کر رخ پھیر لیا۔ میں کوئی بدلے نہیں لے رہی، مگر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد سوری کہنا تو بنتا ہے۔ سارا بھی حق کے لیے مضبوط کھڑی تھی۔ اور یہ میں کبھی نہیں کروں گا، غلطی پھر بھی اسی کی ہے، اسے پیسے سنبھالنے نہیں آتے، یا میرے پیسوں کو حرام کا مال سمجھتا ہے کہ گر گئے کہیں تو بس گر گئے۔ کسی کا ٹکا بھی آپ کے پاس امانت ہو تو آپ کو فل الرٹ ہونا چاہیے۔ تم بتا دینا اسے، مگر اسے میرے سامنے کھڑا مت کرنا، ورنہ میری ہمیشہ کے لیے تم سے بگڑ جائے گی۔ سالار صاحب اسی طرح کروٹ لیے لیے فیصلہ کن انداز میں بات کر رہے تھے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی سارا نے اطمینان کی سانس لی۔ کم از کم سالار صاحب نے بتانے کی اجازت تو دی، یہ بھی بہت ہے۔ ایک بے گناہ کو نہ کردہ جرم کے احساس سے نجات ملنا بھی اسے اگلی منزلوں کے لیے سرگرم کر دینے والا ایندھن فراہم کرتا ہے۔ وہ چپ چاپ مزید کچھ بولے واپس پلٹ گئی۔ ماریا ڈیوٹی آف ہونے کے بعد میرے روم میں آنا، ممی تو شاید نیکسٹ ڈے روم میں شفٹ ہوں گی، مجھے تم جیسے کمپینین کی ضرورت ہے جس سے میں بہت ساری باتیں کر سکوں۔ ماریا کاؤنٹر پر اکیلی نظر آئی تو ارشلا اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی تنہائی اور اسپتال کا کمرہ، خواہ کتنا ہی ڈیلکس وی آئی پی کیوں نہ ہو، اسپتال ہی لگتا ہے۔ ارشلا کو اتنے وہم آتے تھے تنہائی میں گویا کمرہ بھوتوں سے بھر گیا ہو۔ وہ گھبرا کر باہر آ جاتی، کبھی لان کی طرف چلی جاتی، کبھی لاؤنج میں آ کر نیوز دیکھنے لگتی، یا پھر خواہ ادھر سے ادھر واک شروع کر دیتی۔ ماریا نے مسکرا کر ارشلا کی طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے بال پوائنٹ کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر ارشلا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جی ضرور، اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ پیم ہر طرف سی سی کیمرے لگے ہیں، اس نے بظاہر ایک فائل کھولتے ہوئے ارشلا کو محتاط کیا۔ اوکے اوکے، ارشلا مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ میرا خیال ہے یہ لیڈی کچھ اب نارمل ہے۔ ماریا ارشلا کی پشت پر نظر جمائے سوچ رہی تھی۔ ہم لوگ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، جو بھلائی کرتا نظر آئے اسے شک سے دیکھتے ہیں، اور جو اپنے اوقات دکھائے تو بالکل بھی حیران نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم طے کر چکے کہ یہی ہونا تھا اور تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی ارشلا کی دولت کا اندازہ کر کے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بڑے بڑے مالداروں سے ملتی رہی تھی، مگر پاکستان میں لوگ اتنے امیر بھی ہوتے ہیں یہ تو اسے اندازہ نہیں تھا۔ ارشلا کی سادگی پر اس سے زیادہ حیرت تھی، جو پہلی ملاقات میں اپنے اثاثوں کی تفصیل بتا چکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ ارشلا کو اب نارمل سمجھ رہی تھی۔ میں نے سوچا پہلی فرصت میں تمہیں بتا دوں۔ سچی بولوں، یہ سب کچھ بتانے کی میری ہمت تو نہیں ہے، میں بچے سے نظر نہیں ملا سکتی، تم خود بتا دینا۔ سارا شمسا کے کچن میں کھڑی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ شمسا تو گویا اپنا کام بھول کر سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی، پھر جیسے ایک دم ہوش میں آ کر سارا کے شانے سے پیشانے ٹکا کر بلک بلک کر رو پڑی۔ بھابھی، میں تو ذلت کی آخری منزل سے گزر آئی، مگر میرا بیٹا تو بالکل بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس نے تو آج تک کسی کے حق کا نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے بھی بہت دکھ ہے شمسا، جب سے واصف پر یہ الزام لگا میں سکون کی نیند نہیں سوئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ سارا نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے شمسا کے اشک صاف کیے۔ بھابھی، میں ہر سانس میں توبہ استغفار کرتی رہتی ہوں، اللہ نے میری توبہ بھی قبول کر لی ہے، تبھی تو آپ جیسی بھابھی مجھے ملی ہے، اتنے پردے تو سگی بہن بھی نہیں رکھ سکتی۔ اب شمسا کے لہجے میں سکون بھی تھا اور ٹھہراؤ بھی۔ یہ بات نہیں ہے شمسا، میرا تم پر کوئی احسان نہیں ہے، جس دن سے تم ہمارے پاس آئی ہو میں دیکھ رہی ہوں تمہاری زندگی میں سوائے تمہارے اسکول اور بیٹے کے کوئی مصروفیت نہیں، کوئی پکنک پارٹی نہیں، گھر میں کوئی مہمان یا دعوت نہیں۔ مجھے بھی اللہ کو جان دینی ہے، میرا بھی کوئی حساب کتاب ہے۔ اس زندگی کے بعد تو صرف اور صرف تنہائی کا سفر ہے، اور وہ کتنا طویل ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سارا نے شمسا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ سارا ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے گھر میں مذہبی انتہا پسندی تو نہیں تھی، مگر معمولات میں خدا خوفی اور روشن ضمیری نمایاں تھی۔ سالار صاحب سے ذہنی مطابقت روز اول سے نہیں تھی، مگر ان سے علیحدگی کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ بحیثیت شوہر اپنے تمام حقوق و فرائض ادا کر رہے تھے۔ سارا کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی، کوئی دم گھونٹنے والی پابندی نہیں تھی۔
شادی کے 5 سال بعد انہوں نے خوشخبری سنی تھی، جو 2 ماہ بعد ہی بری خبر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر نئی خوشخبری کے لیے انہیں 2 سال انتظار کرنا پڑا۔ اس تمام عرصے میں سالار صاحب ان کے ساتھ مخلص رہے، کبھی کسی کمی کا احساس نہیں دلایا۔ اگر وہ رو پڑتی تھیں تو دلاسا دیتے تھے کہ جب میں تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوں تو تم کس بات کی ٹینشن لیتی ہو۔ یہ تمام عوامل بہت مضبوط تھے۔ بالآخر فریشہ نے دنیا میں آ کر ان کے بندھن کو اتنا مضبوط کر دیا کہ سالار صاحب کو بیٹی کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ جب فریشہ پیدا ہوئی تو شمسہ 3 سال کے واصف کے ساتھ ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ شمسہ سارہ کو شانوں سے تھام کر لاؤنج میں لے آئیں۔ آپ کہاں گرمی میں کھڑی ہیں، آرام سے بیٹھیں، فریج میں شیک رکھا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ سارہ کو کرسی پر بٹھا کر آگے بڑھنے لگیں۔ کوئی مہمان ہو جو تکلفات میں پڑ جاتی ہو، سارہ نے پیار سے ڈانٹنے والے انداز میں ٹوکا تھا۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے آپ نے کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں۔ یقین کریں بھابھی، آج رات سوؤں گی تو لگے گا سکون کی نیند سوئی ہوں۔ بولتے بولتے شمسہ کی آواز بھر آ گئی۔ بس اللہ نے تمہاری تڑپ دیکھ کر رحم کر دیا، شکرانہ پڑھو اور سکون سے سو جاؤ۔ کٹ گئے مشکل دن۔ واصف ماشاءاللہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، تمہارا ہاتھ تو بٹانے لگا ہے، اتنا احساس کر لیتا ہے، یہ بھی بہت ہے۔ اللہ کا شکر ہے بھابھی۔ شمسہ بات کرتے کرتے آگے بڑھیں، فریج کھول کر جگ نکالا اور 2 گلاسوں میں ڈال کر بھاوج کے قریب آ گئی۔ میں نے بھی نہیں پیا تھا، وہ سارہ کے برابر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ واصف کے لیے بنایا تھا، جلدی میں تھا، کچھ کھانا پینا تو نہیں تھا اس نے، میں نے سوچا شیک ہی بنا دوں۔ یونیورسٹی سے تو آ گیا تھا، اب کہاں گیا ہے؟ سارہ کو یکدم احساس ہوا کہ واصف شام ڈھلے بھی گھر میں نہیں ہے۔ ہوم ٹیوشنز شروع کی ہیں، بتایا تو تھا آپ کو۔ شمسہ نے گلاس منہ تک لے جا کر رک کر جواب دیا۔ ہاں مگر اس کی ٹائمنگ پتہ نہیں تھی۔ وہاں بھی اسے کوئی ماموں مل گئے ہیں، بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ شمسہ بس اتنا ہی بتا سکتی تھی جو کچھ وہ کہہ چکا تھا، وہ ناقابل بیان تھا۔ واہ ماموں، مگر کس کے ماموں؟ سارہ کو دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ 2 ٹوئنس بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے رہا ہے، ان بچوں کے ماموں انہوں نے ہی واصف کا انٹرویو لیا تھا۔ اوہ، بچوں کے فادر شاید اوورسیز ہوتے ہوں گے، سارہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، اس نے تو بس مجھ سے ماموں کا ذکر ہی کیا تھا اور بہت تعریف کر رہا تھا۔ شکر ہے کوئی ماموں تو واصف کو پسند آیا، اس کا اپنا ماموں تو… سارہ بولتے بولتے یکدم رک گئیں۔ خفت آمیز مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے نمودار ہوئی تھی، جیسے انہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ یہ موضوع مناسب نہیں، اور توقف کی نیت سے شیک پینے لگی۔ ان چند لمحات نے شمسہ کو نئے سرے سے اداس کر دیا تھا کہ بہت کچھ یاد آنے لگا تھا، مگر وہ جبری مسکراہٹ کی آڑ لے رہی تھی۔ بچے بہت شرارتی تھے۔ واصف کو 2 گھنٹوں کا کام یوں لگا گویا اس نے پہاڑ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہو۔ واصف کا بھی پہلا تجربہ تھا، او لیول کے بچے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، اس لیے بھی شاید قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب وہ کسی طرح بھی سیریس ہو کر نہیں دیے تو وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ جا رہا ہے اور وہ اپنے مموں کو بتا دیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ یہ دھمکی بڑی کارگر ثابت ہوئی، گویا تیر نشانے پر جا لگا۔ اس کے بعد تو وہ اتنے اچھے بچے بن گئے کہ واصف کو حیرت ہوئی، یعنی وہ بھی اپنے مموں سے اتنا ڈرتے ہیں، جبکہ ماموں کا ظاہر تو ایسا تھا کہ جو ان کو دیکھ لے وہ ان کے قرب کی تمنا کرے۔ اتنا مسکراتا ہوا روشن چہرہ کے چاروں طرف محبت کا نور برستا دکھائی دے۔ یک بارگی اسے کل کی تعارفی ملاقات یاد آئی۔ دونوں بچے کل مموں کے سامنے شرافت کے ریکارڈ توڑ رہے تھے۔ کہیں یہ بھی وہ والے ماموں تو نہیں ہیں جنہیں گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں؟ وہ ماموں بھی سب کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور یار کیا ہے یہ دنیا؟ اس دنیا میں جگہ جگہ یہ 2 چہرے والے کیوں ملتے ہیں؟ وہ عاجز آ کر سوچ رہا تھا۔ جب وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگا تو عالیجہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر پلیز مموں سے شکایت مت کیجیے گا، ایکچولی آج ہم نے بہت پریکٹس کی تھی اس لیے تھک گئے تھے، عالی شانوی معصوم شکل بنا کر کہہ رہا تھا۔ پریکٹس؟ واصف کو سمجھ نہیں آئی۔ سر وہ ہم فٹ بالرز ہیں نا، ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، عالیجہ نے وضاحت دی۔ بلکہ عالی شان نے تو جذبات میں آ کر تصوراتی فٹ بال کو کک بھی لگا دی۔ واصف نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا۔ اوہ بہت اچھا لگا سن کر کہ تم لوگ فٹ بال کھیلتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ باہر تک آئے۔ اسی وقت پورچ میں لگژری کار آ کر رکی تھی اور واصف نے دیکھا داؤد الوی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ داؤد الوی واصف کو دیکھ کر بڑی پھرتی سے کار سے باہر آئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، ہر طرف مبہم سی مصنوعی روشنیاں تاریکی کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ داؤد الوی وائٹ کرتے پاجامے میں ملبوس تھے، چہرہ پیدائشی روشن تھا، مسکراہٹ کی کرنوں نے مزید روشن کر دیا تھا۔ السلام علیکم سر، واصف نے فوراً سلام کیا، جبکہ داؤد الوی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ واصف نے بہت گرم جوشی سے مسافہ کیا۔ انہوں نے واصف کو سر سے پاؤں تک تعریفی نظروں سے دیکھا تھا۔ یو آر لکنگ ویری ہینڈسم، بڑا غیر متوقع جملہ تھا۔ وہ قدرے سٹپٹا کر سنبھلا اور مسکرایا۔ تھینک یو سر۔ بھئی آپ نے اپنے ٹیچر کو چائے وغیرہ بھی پلائی؟ داؤد الوی نے عالی شان اور عالی چاہ کی طرف نگاہ کی۔ جی ممو، ٹیچر نے صرف چائے پی، ماما نے سینڈوچ بھی بھجوائے تھے، سر نے نہیں کھائے۔
जेंटलमैन, ये तो खाने पीने की उम्र है, यहाँ तकल्लुफ़ नहीं चलेगा। दाऊद अल्वी जहाँ से भी आए थे कुछ अच्छा ही था वहाँ। वो ड्राइव करने के बावजूद ताज़ा दम दिखाई दे रहे थे। ये बात नहीं है सर, चाय के साथ कुछ ले लो तो फिर रात को खाना खाने का मूड बहुत मुश्किल से बनता है। माँ मेरी पसंद का खाना बनाकर वेट करती हैं तो अच्छा नहीं लगता। वासिफ ने अंदर की बेचैनी छुपाकर मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका काम ख़त्म हो गया था, उसे घर का रास्ता लेने की जल्दी थी। अली सुबह का जागा हुआ था, घर जाकर खाना खाना था, सेमेस्टर की तैयारी करना थी, सोकर फिर सुबह सुबह उठना था। ठीक है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपको माँ की मेहनत का एहसास रहता है जो आपके लिए खुद कुकिंग करती हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? अब वो अपने जुड़वा भांजों की तरफ मतवज्जा हुए। दोनों ने बड़ी ताबेदारी से सर हिलाया। मामू की गैर मौजूदगी में जो वो नज़र आते थे इस वक्त उसके बरक्स मज़ाहिरा था। ओके जेंटलमैन, अगर आप माँ के बनाए हुए खाने का जिक्र ना करते तो मैं आपको अपने साथ डिनर की ऑफ़र करता। दाऊद अल्वी ने वासिफ के शाने पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला। मैं बिजनेसमैन हूँ, हर रोज़ तरह तरह के इंसानों से मिलता हूँ और रात तक बहुत से मिलने वाले याद भी नहीं रहते। पता नहीं क्यों मैं आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ख़ास फील करता हूँ। ओके जेंटलमैन, बस मेरे बच्चों का रिज़ल्ट A1 होना चाहिए। रिज़ल्ट मेरी मर्ज़ी का आया तो मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़? वासिफ पूरी तरह चौंका था। दाऊद अल्वी ने मुस्कुराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया था। एप्पल आईफोन 14, क्या समझे? फरी खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने चेक किया, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। खैर, अंकल ने तो डॉलर्स में परचेज़ किया होगा। फरी ने बेपरवाही से शाने उचकाए। यार तुम्हारे तो मज़े आ गए। मैं तो मर जाऊं मगर मॉम मुझे कभी इतना महंगा फ़ोन नहीं दिलाएंगी। आज वो दिन आ गया था कि बिलाखिर उसने अपने ग्रुप के अमीर तरीन लड़के को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बात बेबात हंसने को दिल चाह रहा था और जैन की हालत पर तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। यार अपने अंकल को बताओ कि मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट और लॉयल फ्रेंड हूँ। जैन मजाक करने लगा। खैर कॉन्ग्रेट्स, उसने मुबारकबाद दी। थैंक यू। अच्छा अब तो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मैं बहुत उदास हूँ। इतना बड़ा घर जिसमें 5 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और इतने बड़े घर में 5'7" हाइट और 62 kg वेट वाला लड़का बिल्कुल अकेला है। जैन के लहजे में दुनिया भर की हियासियत और मायूसी भरी हुई थी। तो नानो कब डिस्चार्ज होंगी? फरी भी जैन के उदास लहजे से मुतासिर होकर अपनी खुशी वक्ती तौर पर भूल गई थी। आज तो सर्जरी हुई है, इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली घर। तुम खुद सोचो। जैन की आवाज़ में ब्रेक आने लगे। तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं है जैन, अपनी पोजीशन चेंज करो। दूसरी तरफ से जैन ने फिर कुछ कहा जो खाक पल्ले नहीं पड़ा। जस्ट ए मिनट में बाहर लाउंज में जाती हूँ। होल्ड प्लीज़। उसने आगे बढ़कर उजरत में दरवाज़ा खोला और सारा की आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। आवाज़ डाइनिंग हॉल से आ रही थी और फैली हुई खामोशी की वजह से वाज़ेह थी। फरी को यही कुछ तो चाहिए। इस प्रपोज़ल को तो वो कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, मगर हमें सोचना चाहिए कि कीमती तोहफ़ों से मुतासिर होकर बगैर छानबीन आगे बढ़ जाएं। औलाद की सारी ज़िंदगी का सवाल है सालार। फरी चंद सानिये के लिए साकत हुई थी, फिर बाहर निकलने के बजाय उसने मोहतात अंदाज में दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। जैन मुसलसल हेलो हेलो कर रहा था मगर फरी अपने ख्वाबों की दस्तक घर के दरवाजे पर होती हुई सुन रही थी। ऐसे में 1 लाख के मजमे का शोर भी उस दस्तक के सामने बेमानी था। मम्मू, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हमने टीचर को थोड़ा सा तंग ज़रूर किया था लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। आली शान ने आली जा की तरफ देखते हुए एतराफ़ जुर्म किया। सिली, जब कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है तो ज़्यादातर वो मजबूरी में ऐसा करता है, वरना इंडोर और आउटडोर गेम्स वो भी खेलना चाहता होगा। तुम्हें मालूम है आपके मम्मू ने 13 ट्यूटर्स का इंटरव्यू किया और वासिफ को इसलिए सिलेक्ट किया कि उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत इम्प्रेसिव है। दूसरे, अभी वो खुद स्टूडेंट है। सॉरी मम्मू, आली शान ने नज़र झुकाकर कहा। सॉरी मम्मू, आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस। आली जान ने भी भरपूर यकीन दिलाने के लिए अपने कान तक छू लिए। आप दोनों जानते हैं जो बच्चे स्टडी को सीरियस लेते हैं मैं हमेशा उनको प्रमोट करता हूँ, उनके लिए वक्त निकालता हूँ क्योंकि बच्चों की तालीम और सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चलो अब तुम लोग जाओ। उन्होंने सादतमंदी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को जाने का इशारा किया। वो भी रूम से यूँ निकले जैसे सुबह दम बंधी हुई बकरियाँ रस्सियाँ खुलते ही दौड़ लगाती हैं। दाऊद अल्वी की बेशुमार कामयाबियों का राज यही था कि वो सुनी सुनाई अच्छी खबरें सुनकर अगला प्लान नहीं करते थे। छोटे से छोटे मुलाजिम को बराह रास्त राब्ते में लेते थे। खबरों के लिए कोई उनका फेवरेट नहीं था। खबर के लिए हमेशा डायरेक्ट होना पसंद करते थे। बच्चों के जाने के बाद उन्होंने कमरे में तायराना निगाह दौड़ाई और बैठ के सिरहाने लगी अपनी पसंदीदा पेंटिंग की तरफ देखा। जंगल में फाख्ता कौओं के अंडों की चौकीदारी कर रही थी। मुसव्वरी का ये शाहकार इत्तफाकन उनके हाथ लगा था। एक बूढ़ा फुटपाथ पर सेकंड हैंड माल बेच रहा था और ये पेंटिंग कचरे के मस्ताक एक तरफ पड़ी किसी कदरदान का इंतज़ार कर रही थी। सब्ज़ रंग का जंगल, छोटे बड़े दरख्त, जंगली फल फूल,
ان کے درمیان ایک بڑا گھنا سا درخت جس پر کوؤں کا گھونسلہ تھا۔ کوا گھونسلے سے اڑان بھر رہا تھا۔ فاختہ اس کے انڈوں پر بیٹھی حق کے ہمسائیگی ادا کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو جاؤ تم کھانا لاؤ میں بیٹھی ہوں۔ اتنی نادر و نایاب اچھوتی تصویر جانے کیسے فٹ پاتھ پر آ گئی تھی۔ رنگوں اور برش کا استعمال ایسا تھا کہ جیسے مصور نے اپنی ساری ہنرمندی ظاہر کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ان پرندوں میں اتنی دانش ہوتی ہے کہ ہم انسان۔ انہوں نے ایک سرد آہ کھینچی۔ اس آہ میں صدیوں کے سفر کی تھکاوٹ تھی، ایسا سفر جس میں صرف سنگے میل ہوتے ہیں، منزل کا آسرا نظر نہیں آتا۔ ٹوٹو کی آمد کے بعد وہ آرام کے لیے گھر کے لیے نکلی تو ماریا کو ساتھ بٹھا لیا۔ پہلے ماریا کو لے کر اس کی پرورش کرنے والی بیمار ماں سے ملی۔ ایک کمرے کا صاف ستھرا فلیٹ تھا۔ گھر میں فینائل اور اسپرٹ کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اعصابی نظام تباہ ہونے کے بعد دل، گردے، دماغ، جگر، معدہ کچھ بھی اپنی سابقہ اور پہلے جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ معمولی اتار چڑھاؤ سے انسانوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر سانپ اور سیڑھی کے کھیل کے مصداق جب انسان 99 سے 0 پر آتا ہے تو گویا ریڑھ کی ہڈی ہی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ماریا کی بیمار ماں غائب دماغی کے عارضے میں مبتلا تھی۔ ماریا کی دوسری غریب ماں ارشیلا کے سامنے تھی۔ پہلی اپنی غربت پر راضی ہو کر اولاد کو امیروں کی طرح جیتے دیکھ رہی تھی اور قربانی دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ دوسری شاید امیری میں بھی غریب تھی۔ کچھ لوگ غریب ہونے کے خوف سے حقداروں کا حق روکے رکھتے ہیں، جو سب کچھ ہی ہاتھوں سے نکال لے جاتا ہے۔ میں ماریا کو لے جا رہی ہوں، خود ڈراپ کر دوں گی، ورنہ میرا بیٹا ڈراپ کر دے گا۔ ارشیلا پر عجلت سوار تھی کہ کام بہت تھے۔